प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग बुद्ध का काल। सॉरी, यहाँ पे काल होगा। बुद्ध काल। बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था। चलिए हम लोग प्राचीन भारत के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि ऑलरेडी प्राचीन भारत के 5 या 6 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको आप लोग देख और सुन सकते हैं। आज हम लोग बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था को सुनेंगे और सीखेंगे। इसमें आप चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसमें है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय नगरीकरण। पाली ग्रंथों और संस्कृत सूत्र साहित्य के साथ पुरातत्व सामग्री के आधार पर उत्तर भारत, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भौतिक जीवन की तस्वीर खींची जा सकती है। पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी इलाकों में काले पॉलिश के बर्तन NBPW इस काल की शुरुआत के सूचक है। इस दौरान मिट्टी के बर्तन बहुत चिकने और चमकीले किस्म के होते थे। मिट्टी बहुत अच्छी सामग्री से बने होते थे। स्पष्टतः यह अमीर लोगों के लिए उपहार और बर्तन इत्यादि के रूप में पेश किए जाते थे। मिट्टी के इन बर्तनों के साथ लौह संरचनाएं भी होती थी, जो शिल्प एवं कृषि के काम के लिए विशेष रूप से निर्मित की जाती थी। इस काल में धातु के सिक्कों की शुरुआत हुई। पकी ईंटों एवं गोलाकार कुओं का इस्तेमाल NBPW ईसा पूर्व 3री शताब्दी काल के मध्य में शुरू हुआ। दोआब स्थलों के अध्ययन से पता चलता है कि चित्रित धूसर मृदभांड से पहले प्री पॉलिश्ड ग्रेवेयर PPG या PGW काल में काले एवं लाल रंग के दौर में ताम्र पाषाण बस्ती की शुरुआत हुई और PGW पॉलिश्ड ग्रेवेयर काल में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। कानपुर जिले के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि PGW काल में बसे क्षेत्र काले एवं लाल रंग के काल में बसे क्षेत्र का तिगुना था। इसके अलावा ये बसावट NBPW चरण के दौरान 2.5 गुना तक बढ़ गया। जैसे जैसे बस्तियों का विस्तार हुआ, जनसंख्या भी बढ़ती गई। इस प्रकार NBPW काल ईसा पूर्व 500 के आसपास शुरू हुआ और बस्तियों और आबादी दोनों में काफ़ी वृद्धि हुई। NBPW काल में भारत के मैदानों में दूसरे चरणों के नगरीकरण की शुरुआत हुई। ईसा पूर्व 1900 में हड़प्पा की नगरीयता गायब हो गई। इसके बाद लगभग 1500 वर्षों के लिए भारत में किसी नगर की स्थापना नहीं हुई। हालांकि लगभग ईसा पूर्व 1200 से दोआब और पड़ोसी क्षेत्रों में बस्तियों का उल्लेख मिलता है। निचले दोआब में ईसा पूर्व 1000 से 600 में हमें आकार और स्थान के आधार पर 2 प्रकार की बस्तियां मिलती है। उसी क्षेत्र में उसी आधार पर कुछ लोगों में 4 प्रकार की बस्तियां मिलती है। इन बस्तियों को नगरीकरण के सबसे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में माना जाता है। बड़ी बस्तियों का महत्व छोटी बस्तियों से भले ही अधिक था, लेकिन शिल्प, सिक्के, व्यापार और कृषि उत्पाद की बचत के बिना कोई बड़ी बस्ती नगर नहीं हो सकती। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदानी में नगरों की शुरुआत हुई और इस प्रकार भारत में दूसरा नगरीकरण प्रारंभ हुआ। पाली और संस्कृत के ग्रंथों में उल्लिखित कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रृंगेरपुर, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे कई नगरों की खुदाई की गई और हर खुदाई में प्रारंभिक NBPW काल या इसके मध्यावधि काल के आवास और मिट्टी की संरचनाओं के चिन्ह पाए गए हैं। पटना में लकड़ी के पाट पाए गए हैं और यह संभवतः मौर्य काल से पहले के हैं। ईसा पूर्व 7वीं-6ठी शताब्दी से संबंधित मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ये लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष है।
अधिकतर घर मिट्टी की ईंटों और लकड़ियों से बने होते थे, जो मध्य गंगा के मैदानों के नम वातावरण में स्वतः विघटित हो जाते थे। हालांकि पाली ग्रंथों में 7 मंजिले महलों का उल्लेख है, ये अभी तक कहीं नहीं पाए गए हैं। अभी तक जिन संरचनाओं की खुदाई हुई है वे सामान्यतः प्रभावी नहीं है। हालांकि अन्य अवशेषों को साथ मिलाकर देखने पर वे पीजीडब्ल्यू बस्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक आबादी वाले दिखते हैं। कई नगर सत्ता के केंद्र होते थे, उनके उद्भव के कारण जो भी हो, किंतु वे अंततः बाजार में परिणत हो गए, जहां कारीगर और व्यापारी बस गए। भागलपुर के निकट चंपा नगर को प्राकृत ग्रंथ में वनियागामा कहा जाता है, जिसका अर्थ व्यापारियों की बस्ती है। कुछ स्थान कारीगरों के केंद्र थे। वैशाली के सददलपुत्र में कुम्हारों की 500 दुकानें थीं। कारीगरों और व्यापारियों को उनके प्रमुखों के अधीन संघ में संगठित किया गया था। कारीगर के 18 संघ के बारे में उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनमें केवल लोहार, बढ़ई, चर्मकार और चित्रकारों का उल्लेख है। कारीगर और व्यापारी दोनों नगरों के खास भाग में रहते थे। वाराणसी में वेश्या या व्यापारी मार्ग और हाथी दांत वेसा या व्यापारी मार्ग और हाथी दांत श्रमिक मार्ग के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस तरह संघ व्यवस्था और स्थानीयकरण के सुदृढ़ीकरण से शिल्प में विशेषज्ञता विकसित हुई। सामान्यतः कारीगरी आनुवंशिकी थी और बेटे अपने पिता से पारिवारिक पेशा सीखते थे। शिल्प के उत्पादनों को व्यापारियों द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता था। बार बार 500 बैलगाड़ी सामानों का उल्लेख मिलता है। इनमें वस्त्र, हाथी की दांत, बर्तन जैसी कई सामान होते थे। उस दौरान सारे महत्वपूर्ण नगर नदी किनारे और व्यापार मार्गों में स्थित थे और एक दूसरे से जुड़े थे। श्रावस्ती नगर कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा हुआ था। बुद्ध काल में श्रावस्ती व्यापार का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। श्रावस्ती मार्ग एवं पूर्व और दक्षिण में कपिलवस्तु और कुशीनारा, कासिया से होकर वैशाली से जुड़ता था। व्यापारी पटना के नज़दीक गंगा पार करते थे और राजगीर आते थे और इस नदी के माध्यम से चंपा भी जाते थे। जातक की कहानियों की माने तो कौशल और मगध के व्यापारी उत्तर में मथुरा होते हुए तक्षशिला जाते थे। ऐसे ही वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की तरह उज्जैन और गुजरात के तट पर पहुंच जाते थे। व्यापार के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल होता था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में एशिया माइनर में लीडिया में किसी राजा की मुहर लगे सिक्के या धातु के पैसे का आविष्कार हुआ। भारत में पहली बार यह कैसे आया स्पष्ट नहीं है। वैदिक ग्रंथों में सिक्कों को निशक और सतमन कहा जाता था, लेकिन वे धातु से बनी मूल्यवान वस्तुएं समझी जाती थी। ऐसा लगता है कि वैदिक काल में वस्तु विनिमय में व्यापार संचालित होता था और बुद्ध के पूर्व काल में विनिमय के रूप में पारस्परिक उपहार की व्यवस्था थी। कभी कभी मवेशियों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। गौतम बुद्ध के समय में सबसे पहले धातु के सिक्के मिले। सामान्यतः प्राचीनतम सिक्के चांदी के बने हुए थे, हालांकि कुछ तांबे के सिक्के भी अस्तित्व में थे। उन्हें पंच चिन्ह कहा जाता है क्योंकि चांदी और तांबों के टुकड़े पर पहाड़, पेड़, मछली, बैल, हाथी और अर्धचंद्र जैसी कोई आकृतियाँ छपी हुई थी। इन सिक्कों के आहत मुद्रा कहा जाता था। आहत मुद्रा कैसे रहता है? जिसे छपाई करके बनता है ना, उसी को आहत मुद्रा बोलते हैं, जिसमें आहत करके उस पर ये सब उकेरा जाता है। उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद के सिक्कों में विभिन्न धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में सबसे पहले सिक्कों का संग्रह पाया गया है। हालांकि तक्षशिला में भी कुछ प्राचीन सिक्के पाए गए हैं। पाली ग्रंथों में मुद्राओं के भरपूर उपयोग के संकेत मिलते हैं और ये दर्शाते हैं कि मजदूरी के भुगतान और क्रय विक्रय हेतु सिक्कों का इस्तेमाल होता था। मुद्रा का इस्तेमाल इतना सार्वभौमिक हो गया कि मरे हुए चूहे तक का भी मूल्य इसी से आंका जाता था। ईसा पूर्व 300 में पूर्व नगरीकरण से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र में 2,70,000, मथुरा में 60,000, विदिशा या आधुनिक बेसन नगर एवं वैशाली में 48,000, कौशाम्बी और पुराने राजगीर में 40,000 और उज्जैन में 38,000 लोग रहते थे। इससे पहले इतनी बड़ी आबादी में लोग एक साथ नहीं मिलते हैं।
नगरीकरण से राज्य और व्यापार और पढ़ने लिखने को बढ़ावा मिला। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद शायद अशोक के शासन से कुछ शताब्दी पहले ही लेखन शुरू हुआ था। प्राचीनतम दस्तावेज शायद नष्ट हो गए क्योंकि वे लकड़ी के छालों और ऐसे ही खराब होने वाले सामग्री पर लिखा गया था। लेखक ने न केवल कानूनों और अनुष्ठानों को संकलित किया बल्कि वही खाता पद्धति भी शुरू हुई जो व्यापार, कर संग्रह और बड़ी सैन्य शक्ति के रखरखाव की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक था। इस काल में परिष्कृत माप यानी सूक्ष्म माप से संबंधित ग्रंथ शुल्ब सूत्र लिखे गए जो कि खेतों एवं घरों के सीमांकन में सहायक सिद्ध हुए। इससे पता चलता है कि लिखने का प्रचलन समाज में आ चुका था। ग्रामीण व्यवस्था। यद्यपि NBPW काल के ग्रामीण बस्तियों की खुदाई नहीं हो पाई है। बिहार के मैदानों और पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक स्थानों पर इस काल के बर्तन के टुकड़े पाए गए हैं। हालांकि NBPW मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी फैले थे। हम एक मजबूत ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा के मैदानी भाग में शिल्प वाणिज्य और नगरीकरण की शुरुआत के बारे में नहीं सोच सकते। बगैर कर, नजराना और पर्याप्त राजवंश के नगरों में राजा, पुरोहित, कारीगर, व्यापारी, प्रशासक, सैन्यकर्मी और कई अन्य का जीवन संभव नहीं था। गांव में रहने वाले किसानों को नगरों में बसे लोगों को खिलाना पड़ता था। बदले में कारीगरों और नगरों में रहने वाले व्यापारी उन्हें संसाधन, कपड़ा इत्यादि उपलब्ध कराते थे। उल्लेख है कि एक ग्रामीण व्यापारी ने एक शहरी व्यापारी को 500 हल दिए जो स्पष्टतः लोहे के थे। NBPW काल में कौशाम्बी में कुल्हाड़ियों, चाकू, उस्तुरा, कील, हंसिया आदि लोहे के औजारों की खोज की गई थी। इनमें से बड़ी संख्या में ईसा पूर्व 5वीं-4वीं शताब्दी के आसपास की परतों से संबंधित है और वे संभवतः उन किसानों के उपयोग के लिए थी जो उन्हें नगद मूल्य या उसकी कीमत चुकाकर प्राप्त करते होंगे। पाली ग्रंथों में कई गांवों का उल्लेख है। कस्बे प्राय गांवों के समूहों के बीच स्थित होते थे। ऐसा लगता है कि सभी ग्रामीण छोटी बस्तियां जिसमें ज़्यादातर लोग बस्ती के बाहर स्थित अपनी कृषि भूमि के पास बसे होते थे सबसे पहले गौतम बुद्ध काल में मध्य गंगा के मैदानों में स्थापित हुए। पाली ग्रंथों में 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख है। पहली श्रेणी में विभिन्न जातियों और समुदायों के रहने वाले गांव शामिल थे। इन गांवों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और प्रत्येक गांव का नेतृत्व भोजक नामक मुखिया करता था। दूसरे में उपनगरीय गांव थे जो शिल्प प्रधान होते थे। उदाहरणतः वाराणसी के आसपास कारीगर गांव या रथ निर्माता गांव स्थित था। जाहिर है कि वे गांव अन्य गांवों के लिए बाजार का काम करते थे और नगरों को गांव से जोड़ते थे। तीसरी श्रेणी में सीमावर्ती गांव आते थे जो ग्रामीण इलाकों की बाहरी सीमा पर जंगलों से सटकर स्थित थे। इन गांवों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से शिकारी होते थे जो मुख्यतः भोजन एकत्रीकरण पर निर्भर थे। गांव की भूमि खेती योग्य भूखंडों में विभाजित की गई थी जो प्रत्येक परिवार को आवंटित था। हर परिवार कृषि मजदूरों के साथ मिलकर इन जमीनों पर खेती करते थे। किसान परिवारों द्वारा खेतों में मेड़ बनाने और सिंचाई के रास्तों की व्यवस्था ग्राम प्रमुख की निगरानी में सामूहिक तौर पर होती थी। किसानों को अपने उत्पाद का छठा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। कर सीधे शाही प्रतिनिधियों द्वारा एकत्र किया जाता था। राज्य और किसानों के बीच साधारणतः कोई बिचौली जिम्मेदार नहीं होता था। हालांकि कुछ गांव ब्राह्मणों और बड़े व्यापारियों को दे दिया गया था। बड़े जमीनों पर दास और कृषि मजदूरों की सहायता से खेती की जाती थी। समृद्ध किसानों को गहपति, पाली शब्द है गहपति, कहा जाता था जो लगभग वैश्य के समान स्थिति के थे। इस अवधि के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल का उत्पादन मुख्य अनाज था। पाली ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के धान और धान के खेतों का वर्णन किया गया है। यद्यपि भारत में ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दी में चावल का प्रयोग किया जाता था। लोहे की ही तरह यह NBPW काल में अधिक प्रचलित हुआ। इस अवधि में धान की रोपाई के लिए शाली शब्द का इस्तेमाल
पाली, प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध काल में बड़े पैमाने पर धान के रोपाई की शुरुआत हुई। ईसा पूर्व 500 में धान के बीज विशेषकर पानी के क्षेत्र में बोए और काटे गए। हालांकि इसके बाद धान के पौधे को एक जगह से निकालकर बड़े पैमाने पर दूसरी जगह रोपा गया। इस पद्धति ने चावल उत्पादन में क्रांति ला दी। धान की रोपाई या नम जमीन में धान की उपज से पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके अलावा किसानों ने जौ, दाल, बाजरा, कपास और गन्ना का भी उत्पादन किया। लोहे के हल के उपयोग की सहायता से इलाहाबाद और राजमहल के बीच के इलाकों में जलोढ़ मिट्टी की विशाल उर्वरता के कारण कृषि में दोगुना से अधिक उत्पादन हुआ। चावल और अन्य जगह अनाज की बचत उन लोगों के अस्तित्व का आधार बना जो सीधे कृषि उत्पादन में नहीं थे। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की प्रगति का मुख्य साधन प्रौद्योगिकी बना। मध्य गंगा घाटी के वर्षायुक्त जंगली और कठोर मिट्टी वाले इलाकों की सफाई कर खेती और बस्ती के निर्माण में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसा पूर्व 600 के आसपास से निम्न कार्बन इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। लोहारों को लोहे को मजबूत करने की विधि का ज्ञान था और राजघाट वाराणसी के कुछ उपकरणों से पता चलता है कि उन्हें सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त लौह अयस्कों से बनाया गया था। प्रतीत होता है कि लोग भारत में सबसे अच्छी लौह खानों से परिचित हो चुके थे, जिससे कला और कृषि के उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। पाली ग्रंथों के अध्ययन और भौतिक रूप से प्राप्त अवशेषों से अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर उभरी वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत अलग है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाण युगीन समुदायों की अर्थव्यवस्था से भी बहुत अलग है। पहली बार एक उन्नत खाद्य उत्पादन केंद्रित अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के मैदानी इलाकों की जलोढ़ जमीन पर फैली और फिर यहाँ शहरी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। यह ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो न केवल उत्पादकों बल्कि उन लोगों को भी जीवन यापन का आधार प्रदान किया जो न किसान थे न कारीगर। इनके करों का संग्रह किया और दीर्घकालीन आधार पर सेनाओं के रखरखाव को संभव बनाया और ऐसी परिस्थितियां बनाई जिनसे बड़े क्षेत्रीय राज्यों का गठन और अस्थायी संचालन संभव हुआ। प्रशासनिक प्रणाली। यद्यपि हम इस काल के कई राज्यों के बारे में सुनते हैं, किंतु शक्तिशाली बनकर केवल कौशल और मगध ही उभरे। आनुवंशिक रूप से क्षत्रिय शासकों द्वारा शासित दोनों राज्यों का विस्तार हुआ। बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कहानियों या जातक कहानियों से पता चलता है कि दमनकारी राजाओं और उनके मुख्य पुजारियों को लोगों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था और नए राजाओं को लाया गया था। हालांकि निष्कासन के उदाहरण निर्वाचन जितने ही कम थे। राजा सर्वोच्च शक्ति होता था, उसे विशेष संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त थी। वह केवल बुद्ध के कद जैसे महान लोगों के सामने थोड़ा नम्र रहता था या झुकता था। राजा मुख्य रूप से युद्ध का नेतृत्व करता था जो अपने साम्राज्य को एक विजय से दूसरे विजय के जरिए बढ़ाता था। इसका चित्रण बिंबिसार और अजातशत्रु के जीवन काल के माध्यम से अच्छी तरह किया गया है। राजा एक क्रमबद्ध श्रेणी में निम्न और उच्च दोनों अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। उच्च अधिकारियों को महापात्र कहा जाता था। मंत्री, सेनानायक, न्यायाधीश, मुख्य लेखापाल और शहरी हरम के प्रमुख के रूप में विभिन्न कार्यों को संचालित करते थे। संभवतः कुछ राज्यों के आयुक्त वर्ग के अधिकारी भी इसी तरह के कार्य करते थे। मंत्रियों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के वर्षकार और कौशल के दीर्घचारायण बेहद सफल और प्रभावशाली मंत्री साबित हुए। वर्षकार ने वैशाली से लिच्छवियों के अधिकारियों में फूट डाली और लिच्छवी गणराज्य पर अजातशत्रु को जीत दिलाई। दीर्घचारायण ने कौशल के राजा की काफ़ी सहायता की। प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग से नियुक्त किए गए थे। वे सामान्यतः राजवंश से नहीं होते थे। इससे वैदिक काल की वंशवादी राजनीति काफ़ी हद तक कम हुई। कौशल और मगध दोनों में चांदी के बने पंच चिन्हित सिक्कों के प्रचलित होने के बावजूद कुछ प्रभावशाली ब्राह्मणों और सेठियों को उनके मेहतानों के रूप में राजस्व
वाले गांव दिए जाते थे। इसके लिए राजा को परिवार में किसी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता था, जबकि उत्तरवर्ती वैदिक काल में ऐसा प्रचलन था। लाभार्थियों को केवल राजस्व वसूलने का हक दिया जाता था, कोई प्रशासनिक अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता था। ग्रामीण प्रशासन ग्राम प्रमुख के हाथों में होता था। शुरुआत में ग्राम प्रमुख कबीलों के सेनानायक की तरह कार्य करते थे, इसलिए उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था, जिसका अर्थ है ग्राम या कबीले के सैन्य इकाई का नेता। जैसे जैसे जीवन स्थिर होने लगा और अच्छी तरह से कृषि स्थापित हो गई, कबीलाई समूह कृषि में लग गए। इसलिए मौर्य काल के पहले ग्रामीणी एवं ग्राम के मुखिया के रूप में तब्दीली हो गया। गांव के मुखिया को विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता था, जैसे ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिक। श्रीलंका में आज भी ग्रामीणी पद प्रचलित है। कहा जाता है कि बिंबिसार ने 86,000 ग्रामीणों को बुलाया। यह संख्या अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन इससे पता चलता है कि ग्राम प्रमुख का काफ़ी महत्व था और वे राजाओं से सीधे संबंध रखते थे। ग्राम प्रमुख ग्रामीणों के कर का निर्धारण एवं उनसे कर संचय किया करते थे और अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। कभी कभी अत्याचारी ग्राम प्रमुख को ग्रामीणों द्वारा सबक भी सिखाया जाता था। सैन्य और कर प्रक्रिया। किसी राज्य के शक्तिशाली होने का संकेत इस बात से मिलता है कि उसके पास अस्थायी और वैतनिक सेना कितनी बड़ी है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के नंदवंशी शासक के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। घोड़े वाले रथ की महत्ता न केवल पूर्वोत्तर भारत में बल्कि उत्तर पश्चिम में भी समाप्त हो रही थी, जिसे वैदिक लोगों द्वारा लाया गया था। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों के शासकों के पास बहुत कम हाथी थे। हालांकि कुछ शासकों के पास मगध शासकों जितने ही घोड़े थे। हाथियों को भारी संख्या में शामिल करने से दूसरे राज्यों की तुलना में मगध के राजकुमारों की शक्ति में असीम वृद्धि हुई। राजा को अपनी बड़ी सेना को पालना भी पड़ता था और उसका भरण पोषण भी करना पड़ता था। कहा जाता है कि नंदों के पास अपार धन संपत्ति थी, जिससे वे विशाल सेना रख पाने में सफल थे, लेकिन उन्हें उन विशेष तरीकों का कोई अंदाजा नहीं है जिससे वे कर उगाही करते थे। हालांकि राजकोषीय व्यवस्था अच्छी तरह स्थापित थी। योद्धाओं और पुजारियों अर्थात क्षत्रियों ब्राह्मणों को कर मुक्त कर दिया गया था। इस तरह कर का सारा बोझ मुख्यतः किसानों पर था, जिन्हें वैश्य या गृहपति कहा जाता था। वैदिक काल में कबीलों के लोगों द्वारा स्वेच्छा से अपने प्रमुखों को नजराना दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था। यह युद्ध बुद्ध काल में आते आते किसानों के लिए अनिवार्य भुगतान के रूप में तब्दील हो गया। इस राशि की वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। ऐसा लगता है कि राजा किसानों से उत्पादन का 6वां हिस्सा कर के रूप में लेता था। ग्राम प्रमुख की सहायता से शाही अधिकारियों द्वारा करों का निर्धारण और संग्रह किया जाता था। लेखन के आने से करों के निर्धारण और संग्रह में सहायता मिली। 5 चिन्हित सिक्कों के संग्रहों की खोज से पता चलता है कि यह भुगतान नगद राशि और वस्तु दोनों रूप में होता था। उत्तर पूर्वी भारत में धन के रूप में भी अनुमान किया जा सकता था। इन करों के अतिरिक्त किसानों को शाही काम के लिए बंधुआ मजदूरी बनाया जाता था। जातकों में उल्लेख है कि किसान कभी कभी करों के दमनकारी बोझ से मुक्ति के लिए उस राजा का राज्य छोड़ देते थे। कारीगरों व्यापारियों को भी करों का भुगतान करना पड़ता था। कारीगरों को महीनों में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था और व्यापारियों को वस्तु की बिक्री पर सीमा शुल्क देना पड़ता था। कर वसूली करने वाले अधिकारी को सौल्किका या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। क्षेत्रीय या जनपद की व्यवस्था से पहले भी सभा और समिति को खत्म कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में लोकप्रिय कबीलाई समितियां लगभग गायब हो गई। कबीले वर्ण में परिवर्तित हो गए और इन संगठनों की पहचान मिटती गई। उनका स्थान वर्ण और जाति समूहों ने ले लिया। इसलिए धर्माधारित नियम बनाने वाले जाति आधारित नियमों और कुलाचारों को काफ़ी महत्व दिया। हालांकि ये नियम बड़े पैमाने पर सामाजिक मामलों तक ही सीमित रहे। लोकप्रिय जन समितियां केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती थी, जहां कबीलों
के सदस्यों को आसानी से एकत्र किया जा सकता था, जो वैदिक काल में संभव हो पाता था। कौशल और मगध के बड़े राज्यों के उद्भव के साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों और साम्राज्यों के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के लिए बड़ी सभाओं में भाग लेना संभव नहीं था। आवागमन और संचार की मुसीबतों के चलते ऐसी नियमित बैठकें संभव नहीं रह गई। इसके अलावा कबायली होने के नाते एक राज्य में रहने वाले कई गैर वैदिक कबीलों की सभाओं को जगह नहीं मिल पाई। इसलिए बदलती हुई परिस्थितियां पुरानी सभाओं को जारी रखने के अनुकूल नहीं थी। उन्हें एक छोटी सी इकाई परिषद से प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें विशेषकर ब्राह्मण ही हिस्सा लेते थे। इस समय तक सभाएं अस्तित्व में थी, लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं था। वे शाक्य, लिच्छवी जैसे छोटे गणतांत्रिक राज्यों में ही बची हुई थी। गणतांत्रिक प्रयोग शासन की गणतांत्रिक प्रणाली या तो सिंधु घाटी में थी या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हिमालय की तराई में। सिंधु घाटी में पाए गए गणराज वैदिक कबीलों के अवशेष को हो सकते हैं। यद्यपि यह भी संभव है कि कुछ गणराज्यों ने राजशाही को अपना लिया हो। कुछ उदाहरणों से लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कबीलाई समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित थे, जिसमें किसी एक राजा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। गैर राजशाही वाले गणतंत्रों के राज्यों की बात पाणिनि और पाली ग्रंथ दोनों करते हैं। पाणिनि के अनुसार जनपद या क्षेत्रीय राज्य आमतौर पर एक राजा के नेतृत्व में होता था। वे 19 ऐसे जनपदों का उल्लेख करते हैं जो एक राजा वाले थे। साथ ही वे ऐसे संघ या बहुशासक जनपदों के बारे में भी बात करते हैं जो गणराज्य थे। गणराज्यों में वास्तविक शक्ति कबीलों के कुलीन वर्गों के हाथ में थी। राज्यों और शाक्य और लिच्छवियों के गणराज्यों में शासक वर्ग एक ही वंश और वर्ण के होते थे। यद्यपि वैशाली के लिच्छवियों के मामले में 7,707 राजाओं में मोतेहाल की सभा में हिस्सा लिया। इस संदर्भ में ब्राह्मणों का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में मालाओं और शूद्रकों के गणराज्यों में क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही नागरिकता दी गई, लेकिन दासों और मजदूरों को इनसे बाहर रखा गया। पंजाब के ब्यास नदी पर स्थित एक राज्य में सदस्यता केवल उन लोगों को मिल सकती थी जो राज्य को कम से कम एक हाथी दे सकते थे। सिंधु घाटी के कुलीन वर्ग की यही विशेषता थी। शाक्यों और लिच्छवियों की प्रशासनिक प्रणाली सरल थी। इसमें राजा, उपराजा, सेनापति और भंडागरिक शामिल थे। लिच्छवियों के गणराज्य में एक ही मामले की सुनवाई 7 स्तरों पर क्रमिक रूप से होने की बात कही गई, लेकिन सचमुच ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता। बुद्ध काल में कुछ ऐसे राज्य थे जहां वंशानुगत राजाओं के शासन की प्रथा नहीं थी, बल्कि लोग जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार पुराने गणराज्यों में रहने वाले लोग राजनीति सत्ता की साझेदारी में समान भले न रहे हो, किंतु भारत में गणतांत्रिक परंपरा बुद्ध काल के समय से ही मिलती है। गणराज्य राजशाही से कई मायने में अलग थे। राजशाही में किसानों से राजस्व पाने का अधिकार सिर्फ राजा को था, लेकिन गणराज्य में अधिकार गढ़ या गोत्र के मुखिया को था, जो राजन के रूप में जाना जाता था। अपने भंडारण और प्रशासन तंत्र को बनाए रखने की व्यवस्था 7,707 लिच्छवी राजनों में से थे, प्रत्येक के पास थी। इतना ही नहीं, हर राजशाही के पास अपनी अस्थायी सेना थी और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। कबायली कुलीन तंत्र में प्रत्येक राजा को अपने सेनापति के अधीन छोटी सेना रखने की स्वतंत्रता थी, ताकि वे एक दूसरों का मुकाबला कर सके। राजशाही में ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव था, लेकिन प्राचीन गणराज्यों में उनका कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने कानून की किताबों में इन राज्यों का उल्लेख बहुत कम किया और इस तरह के राज्य को मान्यता नहीं दी। अंततः राजशाही और गणतंत्र के बीच मुख्य अंतर यही था कि जो एक व्यक्ति शासन और समूह शासन में होता है। गणतंत्र कुलीन तंत्र की सभाओं के नेतृत्व में संचालित होता था, लेकिन राजशाही एक व्यक्ति के नेतृत्व में। मौर्य काल के गणतांत्रिक परंपरा कमजोर हो गई। पूर्व मौर्य काल में भी राजशाही कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थी। प्राचीन विचारकों और चिंतकों ने राजशाही को शासन का सबसे अहम और महत्वपूर्ण स्वरूप माना। उसके लिए राज्य शासन और राजा का अर्थ एक ही था। चूँकि बुद्ध काल में राज्य अच्छी तरह से स्थापित
स्थापित हो चुका था, इसलिए विचारकों ने उसके उदय पर अनुमान लगाने लगे। पाली के सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथों में से एक दिग्ग निकाय से पता चलता है कि प्राचीनतम स्थिति में लोग खुश रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने निजी संपत्ति अर्जित करने शुरू की और अपनी पत्नियों के साथ घर बसाना शुरू किया। इससे संपत्ति और महिलाओं के लिए झगड़ा शुरू हो गया। इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसे प्रमुख का चुनाव किया जो कानून और व्यवस्था बनाए रखे और लोगों की रक्षा करे। इसके बदले में लोगों ने उस प्रमुख को धान उत्पादन का एक हिस्सा देने का वादा किया। यह प्रमुख राजा कहलाया और इस तरह से शासन या राज्य की उत्पत्ति हुई। सामाजिक वर्गीकरण और विधान। भारत में विधि, नियम और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले लोग कबीले के कानून से शासित होते थे, जिसमें किसी तरह का कोई वर्ण भेद नहीं था। लेकिन इस काल तक कबीलाई समुदाय 4 वर्णों में बढ़ गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए धर्म ग्रंथों ने चारों वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण किया। नागरिक कानून, सिविल लॉ और आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, वर्ण विभाजन के आधार पर बने। जो वर्ण जितना ऊंचा था वह उतना शुद्ध था और नागरिक एवं आपराधिक कानूनों के तहत उच्च वर्ण से श्रेष्ठ नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती थी। शूद्रों पर सभी प्रकार की असुविधाएं थोपी गई थी। वे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित थे और समाज में निम्नतम स्थान पर धकेल दिए जाते थे। उपनयन या जनेऊ संस्कार का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। शूद्रों को ब्राह्मणों एवं अन्य पर किए गए अपराधों के लिए गंभीर रूप से दंडित किया जाता था, लेकिन शूद्रों पर हुए अत्याचार के लिए लोगों को सामान्य सजा दी जाती थी। कानूनविदों ने इस कल्पना को फैलाया कि शूद्र विधाता के चरण से पैदा हुए हैं, इसलिए उच्च वर्ण के सदस्य विशेषकर ब्राह्मणों ने शूद्रों की संगति, उनका स्पर्श किया भोजन और उनके साथ विवाह से इनकार कर दिया। उच्च पदों पर शूद्र को नियुक्ति नहीं किया जा सकता था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कि उन्हें विशेष रूप से द्विजों के दास, कारीगर और कृषि मजदूर के रूप में सेवा करने को कहा गया था। शूद्र की स्थिति में जैन और बौद्ध धर्म भी कोई खास परिवर्तन नहीं ला सके। हालांकि उन्हें नई धार्मिक व्यवस्था में लाया गया, लेकिन उनकी सामान्य स्थिति वही बनी रही। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहपतियों या गृहस्थों की सभाओं में जाते थे, लेकिन इन संदर्भ में शूद्रों की सभाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चांडाल सहित 10 निम्नतर कलाओं और जातियों का उल्लेख पाली ग्रंथों में है। उन्हें हीन कहा जाता है, जिसका अर्थ है गरीब, तुच्छ और नीच। इसके विपरीत क्षत्रिय और ब्राह्मण को उत्तम या श्रेष्ठ जाति कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में निर्धारित सिविल और आपराधिक कानून शाही अधिकारों द्वारा संचालित होता था, जिसमें कोड़े मारने, सर कटवा देने, जीभ काट लेने जैसी कठोर सजाएं थी। कई मामलों में अपराधों की सजा बदले की धारणा से दी जाती थी। वैसे ही दांत के लिए दांत और आँख के लिए आँख। हालांकि कानून तैयार करते समय ब्राह्मणों ने नियम या विधि के ग्रंथों में अलग अलग वर्णों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा और गैर वैदिक कबीलाई समूहों के रीति रिवाजों को अनदेखा नहीं किया। इसके रीति रिवाज भी धीरे धीरे स्वतः ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में समा गए। इनमें से कुछ मूल कबीलों के सामाजिक उद्भव की कहानी गढ़ दी गई और उन्हें अपने ही रीति रिवाज से शामिल होने की छूट दी गई। सारांश: बरसात के मौसम में गौतम बुद्ध गंगा मैदान के कई नगर में रहे। पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले इन नगरों का उल्लेख नहीं मिला, इसलिए बुद्ध काल लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है। यह काल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्राचीन भारत की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज का वास्तव में निर्माण हुआ। लोहे के उपकरणों और धान की रोपाई पर आधारित कृषि के एक उन्नत खाद्य उत्पादनकारी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इससे व्यापार, उद्योग एवं धातुओं वाले पैसे से प्रचलन पर आधारित नगरों के उदय की स्थितियां बनी। इसके अलावा अधिकतम अनाज उत्पादन ने किसानों से कर संचय करना संभव बना दिया, इसलिए नियमित करों और नजरानों के आधार पर बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इस राजनीति को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई और प्रत्येक वर्ण के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया। नियम और विधि की पुस्तकों के अनुसार शासकों को लड़ाइयों को क्षत्रिय
पुजारियों और शिक्षकों को ब्राह्मण, किसानों और करदाताओं को वैश्य और श्रमिकों के रूप में सभी उच्च वर्णों की सेवा करने वालों को शूद्र कहा जाता था। वैश्य बौद्धों ने भी वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी, हालांकि उन्होंने इसे जन्म पर आधारित नहीं माना। हालांकि उन्होंने व्यवस्था में क्षत्रिय को सर्वोच्च स्थान पर माना। सो आज हमारा यहाँ पे बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था को में क्या क्या थे, कैसे कैसे थे, हम लोगों ने सीखा। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।